आपको नए साल के मौके पर जम्मू भी लिए चलेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी पहुंचने वाले जो यात्री हैं, अकीदतमंद हैं, उनका तांता लगा हुआ है। लेकिन पिछले साल जब 2022 का आगाज हुआ था तो पहला ही दिन बड़ा खराब गया था। भगदड़ मचने से 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी भवन के अंदर। वो सिलसिला आगे ना चले और यात्रियों पर नजर रखी जा सके कितने लोग भवन के आसपास या भवन से लेकर जो पूजा वाला एरिया है, 14-15 किलोमीटर का बीच वाला जो फासला है, वहां पर किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। इन सारी चीजों पर भी बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि श्राइन बोर्ड या फिर इसके अलावा जो जिम्मेदारान हैं, मुंतजमीन हैं, कमेटियां हैं, उनकी तरफ से क्या इकदाम उठाए गए। आगे चलकर इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज प्रोग्राम का वही फॉर्मेट, वही सिलसिला जारी रहेगा। साल के इस आखिरी दिन की खास बातें क्या है, 31 दिसंबर 2022 को याद करना क्यों जरूरी है। माजी में जब औराक को पलटते हैं तो कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, और वो खास क्या है बताएंगे गौहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज साल 2022 का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और आज 31 दिसंबर के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन 31 दिसंबर 1600 में बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम को मंजूरी दी थी। और आज ही के दिन 1781 में अमेरिका में पहला बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 31 दिसंबर साल 1802 में मराठा हुक्मरान पेशवा बाजी दोम अंग्रेजों की सरपरस्ती में आए। और आज ही के दिन साल 1944 में 31 दिसंबर 1944 में दूसरी आलमी जंग में हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और आज ही के दिन 31 दिसंबर साल 1949 में दुनिया के 18 ममालिक ने इंडोनेशिया को तस्लीम किया है। और आज ही के दिन 31 दिसंबर साल 1964 में इंडोनेशिया को अक़वाम मुत्तहिदा से बरतरफ किया गया। और 31 दिसंबर साल 1977 में कंबोडिया ने वियतनाम के साथ सियासी ताल्लुकात ख़त्म किए। और आज ही के दिन साल 2007 में म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 7 अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। वो आज ही का दिन था और साल 2007। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर इस साल 2022 का आखिरी दिन भी है। और आज 31 दिसंबर के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात थी जो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। तो नाज़रीन, अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अफसरान के तबादले जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक होंगे। आने वाले दिनों के अंदर हो भी रहे हैं साथ साथ, लेकिन अफसरान को मौजूदा वक्त में तरक्कियां भी दी जा रही हैं। और इस सिलसिले में बड़ी खबर ये कि यूटी काडर के 38 IPS अफसरान को तरक्की देने का फैसला वजारत दाखिला की तरफ से दिया गया है। अहकामात सादिर कर दिए गए हैं, और यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब नए साल के मौके पर अफसरान की कमी अगर कहीं पर है तो उसको दूर किया जाएगा। बकौल हुकूमत इस मूव से बहुत फर्क महसूस किया जाएगा। बहुत सारे इलाकों के अंदर सीनियर अफसरान तैनात हैं, अलग अलग बैचेस के हैं, लेकिन एगमुट काडर के हैं, जिसके तहत सरकार ने फैसला लिया कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी यानी एगमुट काडर के जितने भी अफसरान हैं, इनमें कुल मिलाकर 38 ऐसे लोग हैं जिनमें 4 SSPs हैं जिनको DIG बनाया गया, तरक्की दी गई। 3 बाकी हैं, उनको SG बनाया गया। इसके अलावा बाकी लोगों को जिनको ग्रेड देना है, जिनको मजीद जिम्मेदारियां आने वाले वक्त में देनी है तरक्की देने के बाद, वो सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। साल 1992 के जो बैच के IPS अफसरान हैं, उनको DGP के तौर पर प्रमोट करने का जो मंसूबा था उसके मुताबिक काम हुआ है। और जो खाली वैकेंसीज हैं, कहीं पर अगर जो खाली असामी थी, अफसरान की कमी थी, तो वजारत दाखिला के जिम्मेदारान के मुताबिक इस मूव से या रिशफलिंग से बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। और वजारत दाखिला में की जानिब से ये जो 35 इंडियन पुलिस ऑफिसर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी एगमुट काडर के, उनकी तरक्की का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। 20 IPS है जिनको DIGP रैंक के यानी लेवल 13A पे मैट्रिक्स की जब बात होती है तो इस जुमरे में आते हैं, जिसमें इम्तियाज इस्माइल पर्रे एगमुट काडर के 2009 बैच के 1 जनवरी 2023 से इनका काम शुरू होगा। इस हुक्मनामे के मुताबिक मोनिका भारद्वाज हैं एगमुट काडर की
डॉक्टर ए कौन है, ये भी 2009 बैच के, गौरव शर्मा है 2009 बैच के, आर सत्य सुंदरम है ये भी 2009 के, डॉक्टर अशोक मलिक हैं ये भी 2009 के, आसिफ मोहम्मद अली ये भी 2009 के, प्रमोद सिंह कुशवाहा है 2009 बैच के, अमीर रॉय हैं, इसके अलावा मंगेश कश्यप हैं, शिवेंद्र कांत तिवारी हैं, उमेश कुमार हैं और एच रामथिलिंग लियाना जो कि साल 2009 के अगमुट काडर के हैं। इनको ये तमाम आईपीएस हैं और डीआईजीपी का रैंक इनको अब दिया जाएगा, यानी तरक्की मिली है। मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोफॉर्मा प्रमोशन जो है वो डीआईजीपी काडर डीआईजीपी ग्रेड भी दिया गया है। कुल मिलाकर 7 अफसरान जो कि मरकजी डेपुटेशन पर तैनात हैं उन लोगों को तरक्की देने का फैसला हुआ। इसके अलावा 18 आईपीएस ऑफिसर्स अलग हैं अगमोट काडर के साल 2000 बैच के, सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 पे स्केल मैट्रिक्स में आते हैं। 1 जनवरी 2023 से इनका काम इस हुक्मनामे के मुताबिक शुरू हो जाएगा। इसमें एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट का नाम भी शामिल है जिनको तरक्की दी गई है। ये उन 18 आईपीएस ऑफिसर्स में जो अगमोट काडर 2010 बैच के हैं, यानी 2010 से अब तक तकरीबन 12 साल की इनकी खिदमत हो चुकी हैं। एसएसपी बारामूला रईस अहमद भट्ट को भी तरक्की देने का फैसला हुआ है। भट्ट जिनको प्रमोट किया गया है बेनीता मैरी जेकर के साथ, श्वेता चौहान के साथ, अमित शर्मा के साथ, सागर सिंह कलसी के साथ, राजेंद्र प्रसाद मीना के साथ, पाटिल श्रीधर डलू के साथ, ईशा पांडे, ब्रिजेंद्र कुमार यादव, चंदन चौधरी के अलावा राजीव रंजन सिंह, संजीव भाटिया, दिनेश कुमार गुप्ता, वर्षा शर्मा और राकेश कुमार, ये इन्हीं के बैच के आते हैं। तकरीबन 2010 के आसपास या 2010 का जो बैच था उन लोगों को तरक्की देने की बात जब हुई है तो इसमें बारामूला से इस वक्त जो बतौर एसएसपी खिदमत दे रहे हैं रईस अहमद भट्ट उनका नाम भी है। इसके अलावा डॉक्टर ईशा सिंगल आईपीएस हैं अगमुट काडर 2010 की, राजीव ओम प्रकाश पांडे हैं ये भी 2010 बैच से हैं, संतोष कुमार मीना ये भी आईपीएस 2010 से, सेंट्रल डेपुटेशन भी हैं, इनको भी प्रमोशन दिया गया है। सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट जो हुई है और 1 जनवरी 2023 से इनका काम शुरू होगा। और इसके साथ साथ जब चार्ज या जिम्मेदारियां ये संभालेंगे तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फिर आप तबादलों की बात अलग है, लेकिन फिलहाल प्रमोशन दिया गया है, तरक्की दी गई है। पुलिस अफसरान को सबसे ज्यादा जो इनमें है, ओवरऑल 4 एसएसपीज हैं जिनको डीआईजी बनाया गया है, 3 बाकी ऐसे हैं जिनको एसजी में शामिल किया गया है और इसके अलावा 7 लोगों को बहुत जल्द मुतलका हुकाम के मुताबिक वजारत दाखिला के मुताबिक अगले ग्रेड पर उनको भी लाया जाएगा। फिलहाल ये ओवरऑल 38 ऐसे आईपीएस अफसरान थे, तमाम के तमाम अगमुट काडर यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी काडर के हैं जिनको तरक्की दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से। तो चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में एसआई की जानिब से लगातार कार्रवाई है और इस कार्रवाई के पेश नज़र कल एसआई की जानिब से एक चार्जशीट दाखिल की गई हैं जो तालिब हुसैन नामी मिलिटेंट और उसके साथ साथ उनके 3 साथियों समेत उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एसआई की जानिब से चार्जशीट लश्कर तैयबा के मिलिटेंट जो तालिब हुसैन और उसके साथ साथ 3 साथी उनके खिलाफ उन पर इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पर नौजवानों को मिलिटेंसी यानी कि रिवाइव करने के लिए जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए जो नौजवान हैं उन्हें रिक्रूट कर रहा है, उन पर ये इल्ज़ाम है। और साथ ही साथ सरहद के उस पार से कुछ हैंडलर्स हैं उनके साथ उनका राब्ता है, जिसको लेकर अब एसआई की जानिब से एक चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि जो तालिब हुसैन है और उसका साथी उन्हें रियासी के अंदर ही जुलाई के महीने में जब उन्हें वहां पर मकामी लोगों ने दर दबोच लिया था, उसके बाद ही हथियार समेत उन्हें पुलिस के हवाले किया गया था और उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात चल रही थी। फिर एसआई की जानिब से कार्रवाई की गई और अब एसआई ने इस सिलसिले में अब जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी। और तालिब हुसैन के साथ ही पुलवामा का एक लड़का फैसल अहमद डार, जिसे उस टाइम जो दर दबोच कर पुलिस के हवाले किया गया था, उसके बाद ही अब उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पर पाकिस्तान सरहद के उस पार जो हैंडलर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं और वो ड्रोन का इस्तेमाल करके वहाँ से हथियार और दीगर जो चीज़ें हैं वो सप्लाई करते हैं और ये यहाँ से उनके साथियों समेत यहाँ से वो मुख्तलिफ अजला के अंदर वो सप्लाई करते हैं, जो पुलिस की जानिब से और एसआई की जानिब से उन पर इल्ज़ाम है। कुल मिलाकर 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, जिनमें लश्कर कमांडर है यानी तालिब शाह का नाम भी ये वही तालिब शाह है जो रियासी से 2 लोग मकामी लोगों ने पकड़े थे और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया था। बाद में ये केस चला गया रियासती तहकीकाती एजेंसी के पास जो
एनआईए की तर्ज पर यूटी के अंदर काम करती है, बदअमनी फैलाने, नौजवानों को मिलिटेंसी के साथ एंगेज करने, हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हैंडलर्स के साथ सरहद पार राब्ते में रहना, ये तमाम इल्जामात इन पर हैं। रियासत और मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए और अब ये चीजें एक एक करके चार्जशीट में बारीकी से लिखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद जो है वो चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई है। और तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर तालिब शाह ने जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर मुतअद्दिद नौजवानों को मिलिटेंसी की सफ़ों में भर्ती कराया और एक खत चिनाब और पीर पंचाल में मिलिटेंसी के इकोसिस्टम को भी मजबूत करने में उसका हाथ रहा है। ये तमाम तरह के इल्जामात जो हैं वो इस शख्स पर और बाकी अपने लोगों के साथ काम कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम तंसीबात पर हमला करने का जो काम था या हमले की जिम्मेदारियां थी वो भी कुछ लोगों को सौंपी गई थी और इस शख्स को भी, जो कि ये 4 लोग इस ग्रुप में शामिल हैं। हालांकि 2 लोगों पर अलग केस था, लेकिन 2 जिनमें एक तालिब भी शामिल था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में एसआईए के पास केस चला गया और फिर हमने देखा इस पर एक सियासी ड्रामा भी जम्मू कश्मीर के अंदर मचा कि ये शख्स उस पार्टी से था, उससे था। ये सारी खबरें हमने उस वक्त देखी, लेकिन वो तालिब शाह, अब उसकी मुश्किलें मजीद बढ़ी हैं, इल्ज़ामात बहुत सख्त हैं, उसको प्रूव करके चार्जशीट के जरिए अब अथॉरिटीज़ के सामने रख दिया गया है, तो अब सज़ा का भी ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। ये तो एसआईए की कार्रवाई थी। साल 2022 के इन आखिरी 24 घंटों में कार्रवाई मिलिटेंसी मुखालिफ हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर इकोसिस्टम को ब्रेक करने के लिए। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और वो रिपोर्ट है एनजीटी के हवाले से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों या मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के अंदर मौजूदा वक्त में हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो माहौलियाती निज़ाम है, वो कितना सही है या कितनी जिम्मेदारी के साथ मज़कूरा अफराद की तरफ से, बिलखुसूस वो लोग जो काम करते हैं और माहौलियात को नुकसान पहुंचता है, उन लोगों पर अगर जिम्मेदारी जो तय की जाती है तो उस सिलसिले में जिम्मेदारियां निभाने में कंसर्न लोग कितना कामयाब हुए हैं, उस पर एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट। लेकिन ये रिपोर्ट किसी एक महीने की, किसी एक हफ्ते की या 24 घंटों की नहीं, 2022 की रिपोर्ट है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर समेत कई ऐसी रियासतें हैं जिन पर माहौलियात को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था और जुर्माना भी इन पर आयद हुआ है। ओवरऑल अब देखेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2022 में माहौलियाती मसाइल पर जो खदशात थे उनका भी इजहार किया और एक हद तक इससे निपटा गया या कई हिदायत मंजूर की जिनमें माहौलियात को नुकसान पहुंचाने से बचा जा सकता था। लेकिन मुतअद्दिद रियासतों में यह भी देखा गया एनजीटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उनने खिलाफ वर्जी की। जो गाइडलाइंस थी, जो कवायद व ज़वाबित थे, उनकी धज्जियां उड़ाई गई। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट MSLW, जिसे आप MSW रूल्स 2016 कहते हैं, तकरीबन 5-6 सालों से इनका नफाज अमल में लाया गया था। दीगर माहौलियाती मसाइल की अदम तामील या मुतअद्दिद रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद भी काम सही तरीके से नहीं हो सका। जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सफाई के निज़ाम को दुरुस्त बनाना था, इसमें सबसे खास बात यह थी कि 3800 करोड़ रुपए का माहौलियाती मुआवजा अदा करने का हुक्म तेलंगाना हुकूमत को दिया गया। महाराष्ट्र हुकूमत को भी 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना पड़ा। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, सरकारी आदादोशुमार हैं। एनजीटी यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये वो इदारा है जो तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर माहौलियात को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं उस पर नजर रखता है। अब जब मुआवजा अदा करने की या जुर्माने की बात है तो वेस्ट बंगाल को 35,000 करोड़ रुपए का 3500 माफ कीजिएगा 3500 करोड़ रुपए जो देने पड़े हैं। राजस्थान को 3,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 2900 करोड़ रुपए देने पड़े हैं, पंजाब को 2,180 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 100 करोड़ रुपए। ये तमाम जगहों पर खिलाफ वर्जियां हुई जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये मामला जो है वो हमने देखा था कि कई सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने ये मामला अदालतों के नोटिस में लाया, एनजीटी के नोटिस में भी लाया। नागालैंड हुकूमत पर 200 करोड़ रुपए, मिजोरम पर 50 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया पर 32 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद हुआ, 32 करोड़ रुपए। ये वही रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल कश्मीर में दूधगंगा और आसपास में जो आलूदगी के लिए, इसके खात्मे के लिए काम करना था वो लोकल लेवल पर नहीं हुआ। फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक बात पहुंची और 32 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जिनमें 3 करोड़ ऑलरेडी अदा करने की बात सामने आई थी। इसी तरीके से माहौलियाती मुआवजा लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस पर भी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। दिल्ली हुकूमत को ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात थी तो इसके लिए सही इंतजाम नहीं था, गलत इंतजाम किया गया था, 900 करोड़ रुपए इसके लिए अदा करने पड़े, ये रिपोर्ट बताती है।
रेत का गैरकानूनी काम या कानकुनी के मामला जहां तक है तो ट्रिब्यूनल ने ड्रोन सर्वे करवाए हैं, किन किन इलाकों के अंदर, किन स्टेट्स में, किन यूटीज में खिलाफ वर्जियां हुई हैं, कानकुनी गैरकानूनी तरीके से हुई है, उस वजह से भी नुकसान हुआ है। तो उससे पता चला है कि इन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ रोक लगाने के लिए अखराजात हुए, सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन एनजीटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई मौसर कार्रवाई नजर नहीं आई। ग्राउंड पर उन लोगों की सरगर्मियों की आखिरी साल 2022 के लम्हात में भी शिकायतें मौसूल होती रही। पता ये चला कि जो हिफाजती उसूल थे, जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी, जिससे बराह रास्त हमारे मंसूबों को हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क के बाकी रियासतों के अंदर आज के वक्त में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा। और ये नेगेटिव इंपैक्ट था, मनफी असरात थे, वो था माहौलियात को नुकसान पहुंचने का। और जब जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त इसमें भी है। दरख्तों की कटाई, जंगली हयात की पनागाहों में तजावुज़ात के मामला और बाकी चीज़ें जो ट्रिब्यूनल के मंसूबे का हिस्सा होती हैं, लेकिन तय गाइडलाइंस के मुताबिक कहा गया कि वहां पर भी खिलाफ वर्जी हुई। तरक्याती मंसूबे सरकारों ने हाथ में लिए, लेकिन कोई ज्यादा फर्क इसलिए महसूस इस एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं हुआ क्योंकि गाइडलाइंस का ख्याल ही कहीं पर नहीं रखा गया। नेशनल हाईवेज बने, वहां पर लाखों पेड़ काट दिए गए, और फिर जब पेड़ काटे जाते हैं तो नई मुहिम पर किसी का ज्यादा जोर नहीं है। एक पेड़, एक दरख्त लगने में, उसको पालने में 10 से 15, 20 साल लग जाते हैं। तो एक साल के अंदर जो तबाही हुई उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, आप खुद इस बात को भी समझ सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने एक जो वजारत माहौलियात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंटल एंड फॉरेस्ट है, इकोलॉजी है, उसका जो कंट्रोल बोर्ड है CPCP, इसके अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी और मुतलका वजारतों के साथ मिलकर मुनासिब तरीकाकार क्या है कि कैसे एनजीटी की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी ना हो, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उस कमेटी को भी जिम्मेदारी देने का हुक्म दिया है। और ख़ासतौर पर वजारत शहरी उमूर जो है और वजारत सेहत, इसके जिम्मेदारान मिलकर इनके साथ काम करेंगे। ये यूटी लेवल पर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें आपको हम साथ साथ बता रहे हैं कि कुछ NGOs की तरफ से, कुछ सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से यह मामला हुकूमत के नोटिस में लाया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। तकरीबन 32 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने को, क्योंकि ये एनजीटी ने जुर्माना किया है, बाकी स्टेट्स को भी हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी को 32 करोड़ रुपए का। ये साल 2022 की रिपोर्ट है एनजीटी की, और भारी नुकसान जो माहौलियात को पहुंचाया उसके वजह पैसा देना पड़ा, नुकसान का जुर्माना उन्हें अदा करना पड़ा एनजीटी को सीधा। तो नाजरीन, बढ़ते आगे, अब बात अब ज़रा करेंगे माता वैष्णो देवी के हवाले से कटरा के अंदर, क्योंकि जो साल, अब नया साल 2023 शुरू हो रहा है। अब आज ये आखिरी दिन है साल 2022 का, और कल से बाज़ाब्ता तौर पर, बल्कि आज रात से ही साल 2023 का आगाज़ होगा और नए साल के जश्न की तैयारी वहाँ पर है। और साल 9 पर जो है माता वैष्णो देवी में सिक्योरिटी के हवाले से कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। उसके साथ साथ ही धर्म नगरी जो है वो जो यात्री हैं वहाँ पर आने के लिए उनके मुंतज़िर हैं, उनके लिए तैयारियाँ ज़ोरों पर है। और जिस तरह से बोर्ड की जानिब से और साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियाँ की गई हैं नए साल के हवाले से, अगर हम बात करेंगे कल रात तक, यानी कि कल रात 9 बजे तक तकरीबन 25,000 यात्रियों ने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन की है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि रवां साल जनवरी के दौरान भी वहां पर यात्रियों की बड़ी तादाद, फिर एक हादसा पेश आया जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन इस बार जो है इंतज़ामिया और बोर्ड की जानिब से ये कहा गया है कि वो हादसा दोबारा न दोहराया जाए, इसलिए पहले ही इंतज़ाम किए गए हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी के बल्कि दीगर जो इंतज़ाम हैं उस हादसे को रोकने के लिए या दोबारा उसे पेश आने के लिए कि वो दोबारा पेश ना आए, इस सिलसिले में पहले ही इंतज़ाम किए गए हैं। और इस सिलसिले में न सिर्फ सिक्योरिटी के बल्कि दीगर इंतज़ाम और जगह जगह पर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। और रवां साल के दौरान अब जो है कल, यानी कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर जब ये शुरुआत होगी इसकी, तो वहाँ पर RFID, इससे पहले भी हमने कहा है कि एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा। जो यात्री होंगे जिसके पास ये कार्ड होंगे, उन्हीं यात्रियों को, इन्हीं अकीदतमंदों को ही वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी और वहाँ से वापसी पर उन्हें वो कार्ड वापस करना होगा। ये पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जो बोर्ड है वैष्णो देवी बोर्ड, माता वैष्णो देवी, और उससे साथ साथ ही इंतज़ामिया उसकी जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। तकरीबन रात 9 बजे तक 25,000 के आसपास यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जिससे ये लगता है कि ये तादाद और भी बढ़ सकती है। सोनू शर्मा हमारे साथ कटरा से हैं।
लगातार सिचुएशन पे नजर बनाए हुए हैं। सोनू, कुछ ही घंटे साल 2022 के बचे हैं और खबर यह है कि बड़े पैमाने पर अब इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों, बाकी चीजें हों, क्योंकि साल 2022 की जब शुरुआत हुई थी वो कटरा को लेकर या जम्मू कश्मीर के एंगल से जब हम देखते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। वैसा कोई इंसिडेंट दोबारा हमारे सामने ना हो, चीजें कंट्रोल में रहें, सिक्योरिटी अच्छी रहे और हर एक यात्री आराम से दर्शन करके वापस लौटे। क्या खास इंतजामात हैं 2022 के आखिरी कुछ घंटों में? जी, मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर जो कि साल का आखिरी दिन होता है और पहली जनवरी जो साल का नया पहला दिन होता है। सब लोग ये चाहते हैं कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहले लास्ट जो है जो नए साल की शुरुआत है माँ वैष्णो देवी के चरणों से करें। मगर पिछले साल जो 31 दिसंबर को जो यहाँ पे हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई, इनको दिक्कत आ रहा था, इसी को लेकर श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने एक बैठक की कि बैठक में करें इंतजाम, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी जगह जगह पे लगाया और सिक्योरिटी की बात करूँ, सिक्योरिटी भी जगह जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गया है। कई कोई ऐसा हादसा ना हो जो कि पिछले साल ऐसा हादसा हुआ था। जगह जगह पे RFID की भी मदद ली जा रही है। यात्री जो भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो बाणगंगा क्रॉस करता है तो RFID के तहत उसको मद्देनजर देखते हुए तो पता चल सकता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कितने यात्री भवन में है और कितने ट्रैक पे है और कितने जाने वाले हैं। और जगह जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं कि कहीं भी भीड़ भड़का ना हो, कि कोई ऐसा हादसा हो। जगह जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, एक चीज और भी, तकरीबन एक हफ्ता पहले एक फैसला भी लिया गया कि अब भवन के अंदर सारी चीजें मॉनिटर होंगी, कितने यात्री आए कितने गए, वो हादसे जैसी सिचुएशन ना बने। RFID कार्ड भी तमाम लोगों के देने की बात कही गई। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे ये यात्री आसानी से ले सकते हैं? जी, यात्री जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आता है पहले कटरा बेस कैंप कटरा में आता है। उसके बाद ये RFID कार्ड जो कि जगह जगह पे क्वार्टर बने हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हेलीपैड हो या फिर मेन बस स्टैंड हो, वहीं से लेके यात्री RFID कार्ड जब बाणगंगा क्रॉस करता है तो सेंसर के तहत जो कि RFID अपना काम करना शुरू कर देता है। उससे ये पता चल जाता है कि यात्री कितने यात्री ट्रैक पे है और कितने भवन पे है। उसी को देखते हैं अगर ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ पे RFID कार्ड यहाँ पे देना बंद कर देते हैं और यात्रा को कटरा में ही रोक दिया जाता है। तो मूवमेंट अभी हम कल से देख रहे हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं तकरीबन 25,000 प्लस सभी यात्री नहीं गए रात 9 बजे तक। उम्मीद है कि आज ज्यादा बढ़ेंगी, तैयारियां कुछ और भी होंगी, क्योंकि यात्रा तो साथ साथ चलती है, दर्शनों के लिए लोग आते हैं। नए साल के लिए भी तैयारियां लोकल लेवल पे होंगी और जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, कारोबार जिनका चलता है, यात्रा पर ही डिपेंड है चीजें, वो भी इस बार एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे होंगे। तो क्या कुछ उम्मीद है अगले 12-24 घंटों में ये आंकड़ा और ऊपर जाने वाला है? कितना एक जा सकता है? जी देखिए, जो पिछले साल जो यहाँ पे हादसा हुआ था उसके यहाँ पे देखते हुए, क्योंकि 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, इतनी यात्रा होती थी, मगर इस बार जो यात्रा का आंकड़ा है वो कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये जो दिन होते ये इतने मतलब कि व्यापार इतना खुश होता है कि उनका व्यापार भी काफी ज्यादा चलता था। मगर इस बार कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यात्रा को जो प्रशासन ने ऊपर छोड़ने की इंतजाम किए गए हैं। आज कम से कम 50,000 यात्री ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो यात्री अगर भीड़ बढ़ जाती है तो कटरा में ही उसको रोक दिया जाएगा। चाहेंगे अब एक तरफ से जहां पर इनकी तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ से अगर हम कोविड की बात करेंगे, क्योंकि कोविड की जो चौथी लहर के हवाले से पहले ही इंतजामिया की जानिब से हिदायतें जारी कर दी गई हैं, क्या इस हवाले से भी कुछ इंतजाम किए गए हैं आने वाले यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल, कोविड की जो चौथी लहर की जो यहाँ पे जो बात चल रही है उसको लेके भी श्राइन बोर्ड ने पूरे प्रशासन ने यहाँ पे पूरे इंतजाम करके रखे हैं। जगह जगह पे जहाँ पे कोई ये भी मास्क पहनने के लिए एडवाइजरी जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कटरा से आप हमारे साथ रहे, नजर रखिएगा दिन भर, क्योंकि परिस्थितियां साथ साथ बदलेंगी भी। नए साल के जश्न की तैयारियां भी हैं, 2022 को अलविदा कहना है। लेकिन खास बात ये कि आपको जनवरी का पहला दिन ही याद होगा साल 2022 का, और 31 दिसंबर 2021। ये बीच वाले जो 24 घंटे थे ये बहुत खतरनाक थे, और ऐसा इंसिडेंट पेश आया जो कोई भी पसंद नहीं करता था, जहां पर भगदड़ मची और 12 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 16 से 17 लोग जख्मी हुए थे। और उसके बाद कमेटी पुलिस ने अपनी जगह तशकील दी, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदाराना उसमें रखे, कार्रवाई की गई और
आर के गोयल साहब उस वक्त जिम्मेदारी संभाले हुए थे। उनको कमेटी के अंदर ये कहा गया कि इनकी निगरानी में काम करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई। लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हमारे पास कुछ अपडेट तो नहीं है, लेकिन कमेटियां जरूर बनाई गई थी। तो उस तरह के इंसिडेंट से बचा जाए और सिचुएशन कम से कम बेहतर हो, इसके लिए फोकस इस बार इंतजामिया का है। साल 2022 खत्म हो रहा है, बात सिक्योरिटी के हवाले से ना हो तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। कल से हम आपको बता ही रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आंकड़े जो हैं, आदादो शुमार हैं, वो बताते हैं कि कितने मिलिटेंट्स या कितने सिक्योरिटी फोर्सेस इस साल 2022 में, जो 2021 में हम देख रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म थे, 2022 में नहीं रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान उठाना पड़ा, जवाबी कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन सरहदी इलाकों में 2023 से पहले अलर्ट भी है। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन की नकलो हरकत बड़ी है, BSF की मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF की है, तो दरअंदाजी का रोकना भी एक बड़ा इनके सामने चैलेंज रहता है। दूसरा, ये जो ड्रोन की परवाजें होती हैं, फ्री मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उस पर भी BSF की तरफ से बयान जारी किया गया है कि साल 2022 में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ हिस्सों के ही अंदर ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए। तकरीबन 22 इनकी तादाद बनती है। पंजाब बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उस एरिया के अंदर 22 ड्रोन मारे गए 2020 में और 2021 में, जहां पर तकरीबन एक ड्रोन मार गिराया गया था BSF की तरफ से। तो 2022 में कितना बड़ा है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 2289 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या सरहद है, वहां पर इस वक्त खामोशी जरूर है। खामोशी इस वजह से क्योंकि 24 और 25 फरवरी 2021 को DGMO लेवल की बातचीत हुई। इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि सीज फायर वायलेशन नहीं होगी, दोनों तरफ से कोऑपरेट किया जाएगा। वो फायरिंग का सिलसिला रुका है। सिर्फ एक इंसिडेंट हमारे सामने जो सितंबर 6 का है साल 2022 का, इसके अलावा कोई बड़ा इस तरह का फायरिंग का कोई वाक़ा पेश नहीं आया। दरअंदाजी की कोशिशें होती रहीं, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन तकरीबन 75% के आसपास ड्रोन जो हैं वो पंजाब में देखे गए हैं BSF के मुताबिक। इसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ ड्रोन्स जो थे, इनमें बेशतर ऐसे ड्रोन्स थे जिन पर फायर किया गया, या तो वापस चले गए इन 75% में से BSF के मुताबिक, या फिर खेतों में दाएं बाएं कहीं आसपास एरियाज में गिर गए। दिसंबर 23 को 311 के आसपास 104, जहां गुजरात के अंदर तकरीबन 77 2020 में, 104 हमने देखा कि पिछले साल 2021 में, 2022 में ये तादाद और बड़ी 311 तक पहुंच गई। और 75% के आसपास जो हैं वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर जो भारत के साथ पाकिस्तान की सरहद लगती है, उस एरिया में ज्यादा देखे गए। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स लगाए गए, स्पूफर्स लगाए गए। उसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर एक ड्रोन 4 से 5 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है, तो उसको कम से कम किया जाए, उसी 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसको गिराया जाए। BSF के मुताबिक स्पूफर्स का भी इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई VIP मूवमेंट होती है, जैमर लगाकर आपका फोन एक महदूद एरिया के अंदर बंद कर दिया जाता है। यह सिचुएशन रही है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके जरिए ये फेक GPS सेंड करके भी आज के वक्त में कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट या स्पूफर्स, गैजेट्स, जैमर्स, इनके इस्तेमाल से बचने के लिए फेक GPS का सहारा भी सरहद पार से लिया गया। उसका मतलब ये होगा वक्ती तौर पर आप रिस्पॉन्ड उसे नहीं कर सकते। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से जवाब देना होगा जिसके मुताबिक काम हुआ है। साथ ही साथ पोजीशन चेंज की गई हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, टीम्स को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज्यादा किया गया, नंबर्स अगर कम थे तो बढ़ाया गया है। इसके अलावा जहां जहां पर ड्रोन्स बच निकलते हैं, उन एरियाज के अंदर या पेलोड या फिर कहीं पर ड्रग्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, असलहा, गोला बारूद या क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वो इस तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं या दूसरे लोग उठाने की कोशिश करते हैं, तो वहां निगरानी आज के वक्त में बढ़ाई गई है। ये BSF बता रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से तकरीबन 200 जवान जो हैं वो BSF को दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बॉर्डर पर जहां पर उनको गश्त करनी होती है वो गश्त बढ़ाई गई है। और ये 200 पंजाब पुलिस के जवान भी सरहदी इलाकों में काम करते हैं। ये खबर इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि एक बड़ा हिस्सा बॉर्डर का 289 किलोमीटर तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है। इसके अलावा जो पंजाब, राजस्थान और कच्छ वाला एरिया, गुजरात का एरिया, उस हिस्से को छोड़कर सांबा और जम्मू वाले इलाके भी जो LOC के अलावा है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कहलाती है, उस पर सरगर्मियां रही हैं। और ये तस्वीरें इस साल की सबसे अच्छी तस्वीरों में अगर गौहर इसको समझें, क्योंकि
30 सालों के बाद काश्तकारी जीरो लाइन पर शुरू हुई है। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है, जहां पर 30 सालों के बाद ही करीबन वहां पर जो जीरो लाइन है वहां पर इस साल बराबर जो इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करें, बैनुल-अक़वामी सरहद की बात करेंगे, तो वहाँ पर लोगों ने खुशी का इज़हार किया जब वहाँ पर पहली बार काश्तकारी हुई है और लोगों ने खूब इसका इस्तेमाल किया, काश्तकारी की है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो किसान हैं वो खुशी महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अलर्ट पर कर दी गई है रवां साल के दौरान, क्योंकि ड्रोन जिस तरह से रवां साल के दौरान ड्रोन गिराए गए हैं और देखे भी गए हैं, उसके पेश नज़र ही न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सरहद बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फोर्सेस की जानिब से, फ़ौज की जानिब से उन्हें अलर्ट किया गया है और कई मकामात पर ड्रोन देखे जाने के बाद उन्हें गिराया भी गया है। चलिए, तो नाजरीन ये थी सरहद के हवाले से खबर। अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पर असातिज़ा पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और इस सिलसिले में पहले ही इंतज़ामिया ने अगरचे जो है हिदायतें जारी कर दी गई हैं, क्योंकि ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जिस तरह से सरकारी टीचर, सरकारी असातिज़ा अब वहाँ पर उन्होंने पढ़ाने हवाले से ट्यूशन सेंटर्स में काम करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में अब इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि उन असातिज़ा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतज़ामिया ने इस हवाले से यकीन दहानी की है, क्योंकि पाबंदी के बावजूद सरकारी असातिज़ा ट्यूशन सेंटर्स पे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है इंतज़ामिया का कि ये जो गवर्नमेंट की जानिब से जो हिदायत जारी कर दी गई है उसकी खिलाफ वर्जी है। बाज़ाब्ता तौर पर और जो भी असातिज़ा इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार शिकायतें मौसूल हो रही हैं वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर की जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सरकारी असातिज़ा हैं, वो मुख्तलिफ निजी सेंटर जो ट्यूशन सेंटर्स है वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इंतज़ामिया ने इस हवाले से पहले ही अब इंतबाह दिया और इस बार एक बार फिर जो है वो वादा किया है कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था और महकमा तालीम की तरफ से कि जो असातिज़ा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कामकाज करते हैं, तो सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि जो सरकारी टीचर्स हैं वो जम्मू कश्मीर J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स 1971 का हवाला देते हुए सर्कुलर एक जारी किया गया था। और ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरीके से जो लोग स्कूलों के अंदर काम करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा था कि स्ट्रिक्टली उन्हें वार्न किया जाता है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के अंदर वो नहीं पढ़ाएंगे, ना वो जॉब वहां पर लेंगे किसी भी तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें आ रही कि सरकार अपना ही हुक्मनामा जमीन पर लागू करने में नाकाम साबित हुई है। चैप्टर 5 सेक्शन 28 RT एक्ट 2009 का सरकार ने उस वक्त हवाला दिया और कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी टीचर है, सरकारी असातिज़ा हैं, तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। एक टीचर जो है वो खुद को प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी अगर होती है तो उसके साथ एंगेज नहीं रख सकता जब वो किसी सरकारी इदारे के अंदर पढ़ा रहा है, खिदमात अंजाम दे रहा है। और ये बदकिस्मती है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर्स जारी किए गए, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि कोई सुनने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है आज के वक्त में बहुत सारे इलाकों से। लेकिन दूसरी तरफ यही मामला जब हुकूमत के नोटिस में लाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के नोटिस में लाया गया कि रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, कवायद और जवाबित को ना मानकर अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस टीचिंग की जो है वो जारी है, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का यकीन भी दिलाया है और कहा है कि ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया था और जो सेक्शन है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 की, या इसके अलावा चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 है, सेक्शन 28 है RT एक्ट 2009 की, इसके मुताबिक हम कार्रवाई का हक रखते हैं। जो हमें कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई जारी रखेंगे। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि असातिज़ा के खिलाफ तलवार भी लटकने वाली है कार्रवाई की, और बिलखुसूस उन लोगों के खिलाफ जिनको इस चीज से रोका गया। ऑर्डर जारी हुआ था, सरकार ने तो क्लियर कर दिया था, और आप अगर सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं तो कहीं और पर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अलग अलग जगहों पर एंगेजमेंट्स खुद की बनाए रखी हुई हैं। वो एक परेशानी का मसला खुद डिपार्टमेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए भी, और अथॉरिटीज़ ने सख्ती से कार्रवाई का यकीन दिलाया है। दूसरी तरफ शिकायतें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया साइट्स पर कई तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि
इस तरीके की कम से कम अगर सहूलियात यकीनी बनाने की कोशिश एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की थी तो फिर जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं होता। हिकमत अमली के मुताबिक काम हो, उन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई हो जो मुख्तलिफ इलाकों में नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटीज़ में इस वक्त एक्टिव है। चलिए नाजरीन, हम बढ़ते आगे। अब बात जरा करेंगे हुकूमत की जानिब से शरह सूद में इजाफा और कहाँ पर हुआ ये इजाफा, ये हम आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से अब जो है शरह सूद की शरह में इजाफा किया गया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के हवाले से कुछ स्कीमें हैं, उनमें सूद की शरह बढ़ा दी गई है और कुछ चीज़ें हैं। गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम जो है उसकी शरह सूद को बरकरार रखा है और उसके साथ साथ ही जो अगर हम बात करेंगे गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि और उसकी जो उसे बरकरार रखा गया है, उसकी रेट में सूद में कोई इजाफा नहीं किया गया है। और बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पात्रा स्कीम जो है उसमें कहीं ना कहीं 1% का इजाफा किया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है हुकूमत की जानिब से इस हवाले से। और ये वज़ीर ख़जाना की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन, वज़ारत ख़जाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में कुछ स्कीमें हैं, उनकी शरह सूद में इजाफा किया गया है, जिनमें से किसान विकास पात्रा और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 1.1% का इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ ही बात करेंगे वन टर्म डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के अंदर होती हैं उसमें 6.6% और साथ ही साथ 2 साल के लिए 6.8%, जबकि 3 साल के लिए 6.9%, जबकि 5 साल के लिए 7%। और बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन स्कीम है जो 40 बेसिस पॉइंट्स पर उसे मज़ीद 8 पॉइंट्स बढ़ाकर जो साल जनवरी से मार्च तक इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वज़ारत ख़जाना की जानिब से। और KVB जो किसान विकास पात्रा स्कीम है, इस सिलसिले में सरकार की जानिब से इस पर जो शरह सूद में इजाफा किया गया है और 7.2% और ये करीबन 112 मंथ यानी कि 112 माह जो से लेकर KVB जो 7% का इजाफा कर दिया गया। 123 जो इसका पीरियड है 123 माह का, इस सिलसिले में इसमें इजाफा कर दिया गया है। और जो इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम है वो 40 बेसिस पॉइंट्स पर इसमें 7.1% शरह सूद में इजाफा किया गया। ये वज़ारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है इसमें इजाफा करने के हवाले से कहा गया है। उसके साथ साथ ही जो दूसरी चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, उसमें फ़िलहाल वो बरकरार रखी गई हैं, उसमें इजाफा नहीं 7.6% का। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF वो भी उसमें कोई चेंज नहीं की गई है, वो अनचेंज्ड हैं 7.1% को लेकर। और जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो फिलहाल बरकरार है 4% पर एनम के साथ ही। तो सरकार की तरफ से जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट था उसको बढ़ाया गया है, उसमें इजाफा करने का फैसला लिया गया है। डिटेल्स आपके सामने गौहर ने रखी। अब आगे बढ़ते हैं, सरकार के कुछ और फैसलों पर भी नजर दौड़ाते हैं और बात जरा अब उस वाकये की करते हैं जो 28 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास पेश आया। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और इस इंसिडेंट के बाद अब क्या हुआ कि इंतजामिया ने तहकीकात के लिए एक अफसर को जिम्मेदारी दे दी। 28 तारीख दोपहर का 1 बजा था कि 4थी मंजिल पर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू की इमारत में आग लगी। 7 दिनों के अंदर अब रिपोर्ट देनी होगी, GED के सामने डिटेल्स पेश करनी होंगी और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, अलग अलग वजूहात हैं जो पूछी गई हैं, जिन पर बारीकी से नजर रखने के बाद कंसर्न अथॉरिटीज को लिख कर देना होगा। बिलखुसूस जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं IRS हैं आलोक कुमार, जिनको जिम्मेदारी दी गई है बतौर सीनियर अफसर और उन्हें इंक्वायरी का जिम्मा दिया गया है। और आपको याद होगा कि खादी एंड विलेज बोर्ड इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारान जो इसी एरिया में बैठते थे, ये वाला जो पोर्शन था 4थी मंजिल पर सबसे ऊपर, यहां पर आग लगने के बाद कई तरह के सवालात उठे। अब जो आलोक कुमार साहब हैं, IRS हैं, पहले ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सरकार के स्टेट डिपार्टमेंट में, उनको इंक्वायरी अफसर तैनात करके जिम्मेदारी दी गई कि आग किस वजह से पहले लगी, शुरुआत कहां से हुई वो बताइएगा।
दूसरा, आग लगने के बाद इस पर काबू फौरी तौर पर क्यों नहीं पाया जा सका, यह भी बताइएगा। आग आसानी से फैलती रही, बाकी आसपास भी नुकसान पहुंचा, इसका जवाब दीजिएगा। इसके अलावा फायर सेफ्टी ऑडिट बिल्डिंग का था या नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि कई ऐसी इमारतें जहां पर इंतजामात को लेकर इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए ये जो 28 को हुआ, इसीलिए फायर सेफ्टी ऑडिट बिल्डिंग्स का कराना जरूरी था, तो उस पर भी जवाब दीजिएगा। एक ऑर्डर जो निकला था 21/5/2022 को, उस सिलसिले में भी आप इस पॉइंट पर डिस्कस करने के बाद, तहकीकात करने के बाद बताइएगा। और दूसरा, जो आलात वहां पर रखे गए थे आग बुझाने के लिए, क्या वो एक्टिव नहीं थे? अगर प्रीमाइसिस के अंदर थे तो काम करने की हालत में ये थे? जो गैस वगैरह रखी जाती है, बाकी आलात का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को यह इख्तियार दिया गया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, जिम्मेदारी तय करें, कहां पर फेलियर हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका, और अलग अलग मकामात पर ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आग कैसे लगी, कंट्रोल वक्त पर क्यों नहीं हो सका, सेफ्टी ऑडिट हुआ था बिल्डिंग का या नहीं, इसके अलावा पिछला ऑर्डर जो था उसके मुताबिक काम था या नहीं, फिर इक्विपमेंट वहां पर अगर था तो वो काम क्यों नहीं कर सका, ये सारी चीजें और टाइम मैनर के अंदर, यानी 6 तारीख से पहले ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को आलोक कुमार साहब की तरफ से दी जानी है। डॉक्टर पीयूष सिंगला IAS हैं, सेक्रेटरी हैं सरकार के, उनकी तरफ से 29 तारीख को ये ऑर्डर जारी किया गया। अब जाकर काम मजीद आगे बढ़ा है, लेकिन होप सो कि चीजें बेहतर हों, मजीद निज़ाम में शफाफियत आए और इंक्वायरी गैर जानिबदाराना हो, जिसमें जिम्मेदारान पर कार्रवाई हो, क्योंकि सरकारी खजाने को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बस अच्छी बात अगर कुछ थी वो ये कि इंसानी जानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, माली तौर पर नुकसान काफ़ी हुआ, क्योंकि एक कमरे से आग लगी, फिर आसपास वो भड़की, पूरे सेक्रेटरीट के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे बचते हुए हम इस इंसिडेंट से बाहर निकले। अब तहकीकात का हुक्म और एक सीनियर IRS अफसर को जिम्मेदारी दी गई है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। बात ज़रा अब करेंगे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन को जिनसी इस्तेहसाल के मामले में लगातार इस जो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, इस सिलसिले में अब जो है ख़वातीन के अंदर जहाँ मुख्तलिफ जो बढ़ते मामलात हैं जिनसी इस्तेहसाल के मामले, उस पर ख़वातीन कमीशन की जानिब से कुछ हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को ये एक ख़त लिखा है, जहां पर जिनसी हरासानी से मुतल्लिक इस हवाले से कहा गया है कि इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। न सिर्फ कुछ ऐसे जो वाक़ात पेश आए हैं जहां पर कुछ काम करने की जगह जहां पर वो वर्क प्लेस होती हैं उनके साथ ज़्यादती होती हैं, उस सिलसिले को लेकर क्योंकि उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ वर्क प्लेस बल्कि दीगर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ख़वातीन को जिनसी हरासानी का मामला सामने आया है। उस सिलसिले में अब ख़वातीन कमीशन की जानिब से जो चीफ सेक्रेटरीज़ को इस हवाले से हिदायत दी गई हैं कि वो अपनी अपनी रियासतों के अंदर इस हवाले से बेदारी प्रोग्राम इनेकाद करें। ये ख़वातीन कमीशन की जानिब से कहा गया है। न सिर्फ इस पर जो है तशवीश और अफसोस का भी इजहार किया गया है जिस तरह से बढ़ते मामलात हैं और ख़वातीन जिनसी अज़ियत इस्तेहसाल का शिकार हो रही है, जिसको लेकर अब रियासती जो कौमी ख़वातीन कमीशन है उनकी जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। सभी चीफ सेक्रेटरीज़ को इस हवाले से हिदायत दी गई हैं, एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ कुछ इक़दामात उठाने की बात की गई हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर वर्क प्लेस और साथ ही साथ दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उन्हें हरासा किया जा रहा है, उसको लेकर तशवीश का भी इजहार किया गया है। NCW की तरफ से इसलिए लिखना पड़ा है कि मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ से इस तरह की शिकायतें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के नोटिस में आई थी और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसने सभी रियासतों को अब जो कवानीन है सख्ती से उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए, अमल दरामद करने के लिए काम पर जोर दिया है। और जो सेक्शुअल हैरेसमेंट होती है काम करने की जगहों पर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जहां जहां तालीम के लिए काम होता है, बच्चियां पढ़ाती हैं, ख़वातीन पढ़ाती हैं, उनके लिए काम बेहतर हो कवानीन के मुताबिक। और इस पर गहरी तशवीश का इजहार नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरफ से किया गया है। इसके बाद मजबूर हुआ कमीशन कि उसने तमाम स्टेट्स को खत लिखा है कि आप इक़दामात उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा कोरोना वायरस की भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि चीन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मजीद नरमी बरती जाएगी। उससे पहले UN की तरफ से इसका नोटिस लिया गया, लेकिन पहले जरा भारत की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की चौथी लहर के दरमियान सरकार की तरफ से जो स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया गया था कोविड केयर सर्विसेज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर
1 साल की मुद्दत तक उनसे कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। आइंदा चंद रोज में फैसला होने का इम्कान भी है। ऑफिशियल सोर्सेज ये बताते हैं कि कुछ दिनों के अंदर हतमी फैसला इस पर हो जाएगा, क्योंकि तैयारियां चौथी लहर से बचने के लिए हो रही हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, साथ में जो हमारे पास मेन और मशीनरी की बात भी करना जरूरी है, उसके मुताबिक यूटी सतह पर काम इस वक्त किया जा रहा है। 500 बेडों पर मुश्तमिल जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का अस्पताल जो था, वो हमने देखा एक जम्मू के अंदर, एक श्रीनगर के अंदर बनाया गया। 1366 पोस्टें थी, 3 सालों की जिम्मेदारी जो दी गई, इनको मजीद बढ़ाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और कोविड के दौरान जिन लोगों की खिदमत दी गई, कोविड केयर सर्विसेज के लिए जो अमला था, हुकूमत इसलिए भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, होशियार नज़र आ रही है कि अगर इनको मुकम्मल तौर पर छुट्टी कर दी जाए तो फिर काम कौन करेगा। अगर चौथी लहर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है जो सेकंड और थर्ड वेव में हुआ, जहां पर डे 100 के करीब अमवात जा रही थी, पर डे हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर 3000 प्लस केसेस, यहां तक कि 7000 तक भी केसेस गए, वो सिचुएशन दोबारा ना बने, उससे बचा जाए। यूनियन टेरिटरी सतह पर इस तरह के इकदाम से कैसे आज के वक्त में निजात पाई जा सकती है, इसके लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। और यही वजह है कि उस अमले की जिसकी खिदमत ऑलरेडी हासिल की गई थी, उस पर मजीद जिम्मेदारी आयद करने की इस वक्त हिकमत अमली तैयार की जा रही है। सैयद इरफान फाजिल के पास चलते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं और आपको बताएंगे कि मजीद क्या कुछ इस खबर के हवाले से और ऑफिशियली कैसे कंफर्मेशन इसकी हो रही है। इरफान, साल 2022 कुछ तल्ख यादों के साथ छोड़कर जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी 2022 की, वो खतरनाक कोरोना वायरस के केसेस और फिगर्स के साथ हुई थी। 2023 अच्छा रहे, इसके लिए हमने देखा कि यही वो अमला था, यही वो लोग थे जो 2022 में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए कि इनकी सर्विसेज ली गई, लेकिन उसके बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए, निकाल दिया गया। क्या इसकी कोई तस्दीक हो रही है कि दोबारा इस अमले को वापस लाया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इनके साथ हुआ है, 1300 प्लस पोस्टें हैं, DRDO हॉस्पिटल्स में हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा रहा है? देखिए आसिफ, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जहां तक पैरामेडिकल स्टाफ है, जहां तक डॉक्टर्स का ताल्लुक है, दे आर रियली रियल टाइम वॉरियर्स। क्योंकि कोविड-19 जैसे खतरनाक इस बीमारी में जिस तरीके से उन्हें अपने आप को प्रेजेंट किया है और फ्रंट वॉरियर्स में जिस तरीके से उन्हें काम किया है, तो काबिल तारीफ है। अब जहां तक 1366 पोस्ट जो है, तो तकरीबन 3 साल के लिए अथॉरिटीज को डायरेक्ट किए गए थे, उसमें इनिशियली ये भी बताया गया था कि पहले 1 साल के लिए रहेगा, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा 3 महीने के लिए। तो जम्मू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, जिसमें स्टाफ के हवाले से बात की गई है, ताकि कोविड-19 का जो स्टाफ है, उनके जो केसेस है, जिस तरीके से उन्हें सक्सेसफुली डील किया है कोविड-19 वेव को लेकर या 2 को लेकर, तो उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ जितने भी मामला उनके, चाहे वो 1 साल के है या चाहे वो 6 महीने के लिए है, तो उसका जो एक्सटेंशन है अब वो खत्म हो जाएगा आज, यानी 31/12/2022 को। मगर जहां तक कोविड-19 का ताल्लुक है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो GMC का है और जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का है, वो IPHS नॉर्म से रिलेट नहीं करते हैं। So this is a scarcity of a staff। जहां तक GMC एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, ये ऑफिशियल्स का मानना है। मगर मैं ये भी कहूंगा कि जहां तक जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपना यूटिलाइजेशन पावर स्पेंड किया है, अगर मैं बात करूं गांधीनगर जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स है, जो वहां पर उन्होंने अपने सर्विसेज अंजाम दिए हैं पीडियाट्रिक्स को लेकर, या GMC में जिस तरीके से जो पेशेंट केयर हॉस्पिटल्स है, एक बेटर सर्विसेज को अंजाम दिया है, तो एसोसिएशन को डेफिनेटली इनके बारे में सोचना जरूर चाहिए। क्योंकि एक साइड से कह रहे हैं कि पोस्टर्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, मगर दूसरे साइड से अगर आप देखिए, अगर आपको वर्कलोड ज्यादा है, पेशेंट्स का वर्कलोड ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टाफ को ऑलरेडी आपने बाकी हॉस्पिटल्स में यूटिलाइज किया है, सो अल्लाह ना करे अगर 4th वेव दस्तक देती है, तो 4th वेव को लेकर डेफिनेटली आपको स्टाफ के साथ साथ एक्सटेंशन पीरियड बढ़ाना पड़ेगा और उन हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा जिन्होंने और जिस हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी इन्होंने खिदमत को अंजाम दिया है। सो इट इज वेरी क्लियर कि अब इनकी ग्रीन सिग्नल कहां मिल जाती है, किस तरीके से इनको यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक जान भी सामने रख के खदमात अंजाम दिए हैं, और अब आपने स्टाफ को शिफ्ट कर दिया है बाकी मामला को लेकर। मगर जाहिर सी बात है, जहां तक नए पोस्ट का ताल्लुक है, जो कि 3 साल के मामला को लेकर अथॉरिटीज ने डायरेक्ट किए हैं, अब उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि एक एक्सटेंशन पीरियड और साथ ही साथ इनको फायदा मिले। जितनी जरूरत कोविड के 2nd 3rd वेव में पड़ी थी इनकी, मुमकिन है कि उस ज़रूरत को समझते हुए फौरी तौर पर फैसला अगले 24 से 48 घंटों में लिया जा सकता है, या इसी हफ्ते के दौरान?
एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये वो वॉरियर्स है जिन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था जब उस टाइम इन लोगों की जरूरत पड़ी और 24/7 इन्होंने काम किया। व्हाई नॉट, व्हाई वी हैव टू वेट फॉर द 24 आवर्स, व्हाई नॉट वी हैव टू टेक डिसीजन एज पर एज थिंग्स आर कंसर्न्ड। बिकॉज एक साइड से आप बोल रहे हैं कि कोविड आगे जा रहा है। जब कोविड आगे जा रहा है तो उस टाइम जब आप लोगों को इनकी जरूरत थी तो उस वक्त आपने इनको इन फ्रंट वॉरियर्स रखा। तो अभी आप डिसीजन लेने में इंतजार क्यों कर रहे हो जबकि आपने ऑलरेडी इस स्टाफ को यूटिलाइजेशन शेड्यूलिंग में रखा है? तो बेहतर है कि विद इन नो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नए साल के मौके पर इनको नया तोहफा भी मिले और इनके एक्सटेंशंस को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। होप सो चीज़ें मजीद बेहतर हों, क्योंकि अब इंतजामिया ने अपने लेवल पर चीज़ें डिस्कस की हैं तो शायद उम्मीद ये की जा रही है कि इससे भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी अमले की शदीद किल्लत महसूस की जा सकती है या की जा रही है। तो उस गैप को फिल करने के लिए इंतजामिया खुद अपने पुराने फैसले पर एक तरह से पछतावा भी हुआ होगा अगर निकाले हैं, तो दोबारा से काम देने की कोशिश है। कोविड की बात हो रही है तो यहाँ पर ज़रा आपको चीन के हवाले से बात बताएं, क्योंकि चीन के अंदर पाबंदियां 8 तारीख से ख़त्म होने जा रही हैं गौहर, लेकिन डिटेल्स तलब कर ली गई हैं WHO की तरफ से। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि चीन के अंदर, तो चीन के अंदर कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और आए रोज वहां पर केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगरचे दूसरी तरफ से 8 जनवरी से उन्होंने पाबंदियां हटा दी, यानी कि जो बैरून ममालिक से चीन के अंदर जो दाखिल होंगे उनके हवाले से जो पाबंदियां आयद की गई थी वो चीन ने इस हवाले से पहले ही कहा कि वो पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। 8 जनवरी से वो ख़त्म होंगी और इस सिलसिले में आलमी इदारे सेहत की जानिब से चीन हुकूमत से कहा गया है कि वो मौजूदा जो सूरत हाल है कोविड-19 की चीन के अंदर और जो डेटा है जो कितने वहाँ पर ये लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ कितने केसेस लगातार आ रहे हैं, इस सिलसिले में वो तफसीलात पेश करें। ये आलमी इदारे सेहत की जानिब से कहा गया है कि किस तरह की सिचुएशन है चीन के अंदर कोविड-19 को लेकर। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आलमी इदारे सेहत ने चीनी हुकूमत से कहा कि वो जो तफसीलात हैं वो पेश करें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि चीन के अंदर जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और उसके पेश नज़र वहाँ पर जो हालात हैं वो उससे ज़्यादा कहीं संगीन है, जिसको लेकर आलमी इदारे सेहत ने भी इस हवाले से तशवीश का इजहार किया और चीनी हुकूमत से कहा कि वो जो आंकड़े हैं, जो आदाद शुमार हैं, जो डाटा है, न सिर्फ जो मामलात के लेकर जितने पॉजिटिव मामलात आ रहे हैं बल्कि जो अमवात हो रही हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं चीन से कि वहाँ पर हालात जो है कोविड-19 को लेकर वो कहीं ना कहीं संगीन है और आलमी इदारे सेहत की जानिब से इस हवाले से जो है इस पर तशवीश का भी इजहार किया गया है। अब्राहम टेंड्रोस जो कि डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने चीनी हुकाम से मुलाकात की है। 2 चीज़ों पर काफ़ी कंसर्न उन्होंने दिखाया है कि आपने खुद ही कवानीन बनाए, उनमें नरमी आप बरतने जा रहे हैं उस वक्त जब 3.5 लाख के आसपास योमिया केसेस हैं, 24 घंटों के बाद केसेस आते हैं, तो फिर आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, इस पर तशवीश का इजहार। दूसरा, डेटा शेयर कीजिएगा कि क्या एक्चुअल नंबर्स यही हैं और मकामी सतह पर आपने वैक्सीनेशन का प्रोसेस, इमरजेंसी का प्रोसेस, हॉस्पिटल्स में कितने लोग हैं, होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं, मार्केट्स को किस तरीके से खोला गया है, कहां पर गाइडलाइंस के मुताबिक और कहां पर गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, फ्रीली मूवमेंट हो रही है। ये सारी चीजें डेटा का हिस्सा होंगी जो अब चीनी हुकाम से WHO ने मांग ली हैं। होप सो कि डेटा सामने आने के बाद अल्लाह करे कि इस वबा से 2023 में हमें फौरी तौर पर निजात मिले। अब वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि साल 2023 में कितनी छुट्टियां होंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में कैलेंडर जारी हो चुका है और इसके अलावा सयाहों की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फटाफट से कॉल्स कीजिएगा प्रोग्राम में, अपनी बात रखिएगा। ब्रेक के उस पार सीधा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे और साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़कर जाएंगे।